बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस टॉपिक का ताल्लुक उस लेक्चर से है जो लास्ट लेक्चर आपने लिया, जिसमें हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं और उनको क्यों एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप रिकॉल करें तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, या अगर आप दूसरी टर्म्स में बात करें तो एनर्जी को इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एक कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करता है। अब कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो चार्ज को स्टोर करेगा वो बेसिकली कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो आज के लेक्चर में हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखेंगे और उसकी कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ फैक्टर्स की टर्म्स में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फिगर में आप देख रहे हैं कि दो मेटालिक प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल रखी गई हैं और इनको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। वो प्लेट जिसका कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यू डिपॉजिट होगा, और वो प्लेट जिसका कनेक्शन नेगेटिव टर्मिनल के साथ है उस पर नेगेटिव चार्ज क्यू डिपॉजिट हो जाएगा। अब डिफरेंस इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस रीजन में, जो कि इन दो प्लेट्स जिनका एरिया ए है इसके दरमियान के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो रीजन जो है सेपरेशन जो है वो डी से यहाँ पर शो की गई है। चूंकि प्लेट्स पैरेलल हैं और आपके पास यहाँ पे जो फील्ड होगा जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये है कि ये जो सेपरेशन डी है इसको स्मॉल होना चाहिए ताकि आपका फील्ड थ्रू आउट द रीजन यूनिफॉर्म रहे, उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन ना हो। फिगर को समझने के बाद अब हम एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में एक मेन एक्सप्रेशन, एक मेन फॉर्मूला पढ़ा था जो कि है Q इज इक्वल्स टू CV। अब इसका मतलब क्या है? Q वो चार्ज है जो किसी दोनों में से किसी एक प्लेट को आप रेफरेंस ले लें और उस पर चार्ज देख रहे हैं कि कितना स्टोर हुआ है। तो Q वो चार्ज है जो कि एक प्लेट पर स्टोर हुआ है, और कितनी अमाउंट होगी इसकी ये डिपेंड करेगा कि आपने उस प्लेट को किस पोटेंशियल के साथ, कितने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है, उस पर पोटेंशियल क्या है, और दूसरा ये कि उसकी कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर आप यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस क्या है। तो हम चलें इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करते हुए हम एक केस ले रहे हैं जिसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है, वैक्यूम है वहां पर, या आप ये कह लें कि वैक्यूम को इक्विवेलेंट टू एयर ट्रीट किया जा रहा है, तो एयर या वैक्यूम मौजूद है। उस टर्म्स में हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे कैपेसिटेंस के लिए, और हमारे पास कैपेसिटेंस इक्वल आएगी Q ओवर V के। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं? चूंकि हम पीछे बहुत सा नॉलेज पढ़ चुके हैं उसको हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारा जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है वो इजी टर्म्स में, इजी फैक्टर्स में जो है वो लिखा जा सके और समझा जा सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो एक्सप्रेशंस हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। पहला एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली E इज इक्वल्स टू V ओवर D लिखा गया है, और ये हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था ये वहां से हम एक्सप्रेशन यूटिलाइज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। किसी भी आप दो पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट ले लें तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, और पॉइंट का दरमियान का फासला जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों प्लेट्स हैं वो D डिस्टेंस अपार्ट हैं, लिहाजा हम यहाँ पर ग्रेडियंट की डेफिनेशन में D को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और V वो पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सेकेंडली अगर आपको याद हो तो हमने इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स या पैरेलल प्लेट का फील्ड जो है वो निकाला था। अब
उस फील्ड का एक्सप्रेशन था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सप्रेशन को भी हम अपने केस में यहाँ पर यूज करेंगे। इन दोनों को इक्वेट कीजिए और इक्वेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। चलें हम इसको थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ कर रहे हैं वो हम सिग्मा की डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सिग्मा बेसिकली क्या है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एरिया पे, तो जो कांस्टेंट उस चार्ज की डेंसिटी को शो करता है वो सिग्मा है, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला, ये जो राइट हैंड साइड है, ये इस तरह से लिखी जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। किस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास एक साइड Q ओवर V बने और बाकी तमाम फैक्टर्स आप दूसरी साइड पे लिख दें। तो रीअरेंज के बाद आपके पास Q ओवर V जो है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A ओवर D के इक्वल आएगा। अब जो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे उसको मैंने यहाँ इक्वेशन A लेबल किया है। Q ओवर V की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये Q ओवर V की वैल्यू है और इसको हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास कैपेसिटेंस का एक एक्सप्रेशन आ गया है। और ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मींस यानी वो एबिलिटी किसी भी स्पेस, किसी भी मीडियम की कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म उसके अंदर स्टोर हो सके। सेकंड आपके पास जो फैक्टर है वो एरिया ए का है और ये प्लेट्स जो हमने इस्तेमाल की हैं कैपेसिटर बनाने के लिए उसके एरिया को शो कर रही हैं। थर्ड जो आपके पास फैक्टर आ रहा है वो सेपरेशन डी है, यानी प्लेट्स के दरमियान का फासला। तो अगर हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टर्म्स में डिस्कस करें तो जितना ज़्यादा आप प्लेट्स को करीब रखेंगे, इसकी वैल्यू को जितना कम कर देंगे, कैपेसिटेंस उतनी ही बढ़ जाएगी। सेकंड, अगर आप एरिया की बात करते हैं तो प्लेट्स के एरिया को जितना ज्यादा बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस उतनी ही बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी। तो एरिया बढ़ाएंगे इसका मतलब है ज्यादा चार्ज अब उस एरिया के ऊपर, उस शीट के ऊपर या प्लेट पर आकर डिपॉजिट हो सकता है, तो इसलिए कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह डायरेक्ट रिलेशन है मीडियम के कांस्टेंट से। तो ये जब आप एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस की एक वैल्यू है, और जब हम कोई और मीडियम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे हम रिलेटिव परमिटिविटी या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं वो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसकी रीजन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अगर फॉर एन एग्जांपल आपने अब एयर या वैक्यूम की जगह कोई और मटेरियल इसके अंदर रख दिया है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई और इंसर्ट कर दिया है प्लेट्स में, तो फिर जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी के इक्वल होगी। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी मीडियम को। तो नेक्स्ट में अब हम रिलेटिव परमेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। और रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है और इसकी एक न्यू डेफिनेशन या एक न्यू एक्सप्रेशन हम यहाँ से देख रहे हैं। एक पहले हम एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमेबिलिटी, जो कि एक रिलेटिव परमिटिविटी जो कि एक आपके पास कांस्टेंट है। यहाँ पर हम वही दो फॉर्मूलाज जो हमने पहले यूज किए हैं, जिनको हमने डिराइव किया है, उनको यूज करते हुए हम यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक न्यू एक्सप्रेशन जनरेट करने जा रहे हैं। हमने सिंपली क्या किया है कि मीडियम की कैपेसिटेंस डिवाइड कर दी है कैपेसिटेंस से जब वैक्यूम था वहां पर, और जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो आपके पास सिर्फ रिलेटिव परमेबिलिटी या रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बाकी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को कैपेसिटेंस सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम में भी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है हमारे पास। क्यों यूजफुल है? अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और आप उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाह रहे हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप एक कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करके उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि एक कैपेसिटर लेना होगा जिसमें पहले वैक्यूम के दौरान उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करें, फिर उसके अंदर आप उस मीडियम को इंसर्ट अगर करें और फिर कैपेसिटेंस फाइंड करें, तो फिर जो आपके पास डिफरेंस आएगा उनको डिवाइड कर दें। जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों को डिवाइड करें तो एक नंबर आ जाएगा जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। यानी उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हम कैपेसिटेंस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा है इसको अच्छी तरह अब्जॉर्ब करें, समझने की कोशिश करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।